ड्रिल स्पिरिट में मैं ध्रुव पटेल आप सबका स्वागत करता हूँ। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अ, जो हमने डिजाइन ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी और डिजाइन ऑफ लोड बेरिंग स्टिफनर किया था। लोड कैरिंग स्टिफनर और लोड बेरिंग स्टिफनर एज पर IS 800 2007। अब जो हमने लोड कैरिंग स्टिफनर और लोड बेरिंग स्टिफनर प्रोवाइड की है, तो उसके लिए हमें चेक्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू चेक फॉर बकलिंग। अगर लोड कैरिंग स्टिफनर की बात आए तो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमने अभी तक क्या किया है, डिजाइन ऑफ लोड कैरिंग स्टिफनर एंड सेकंड हमने किया था डिजाइन ऑफ लोड बियरिंग स्टिफनर। कैरिंग की बात आए तो बकलिंग का चेक आता है और बेयरिंग स्टिफनर में बेयरिंग का चेक आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वी हैव दो चेक करने वाले हैं। वी हैव टू डू टू चेक्स। टू चेक्स, फर्स्ट वन इज check for buckling and second one is check for bearing. ये दोनों चेक हम करेंगे एज पर IS 800 2007। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे IS 800 2007 हमें क्या कह रहा है। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि एज पर IS 800 पेज नंबर 68, क्लोज नंबर 8.7.5, उसमें क्या है, पहला जो है वो है बकलिंग चेक और सेकंड जो है बेरिंग चेक। अभी हम क्या कर रहे हैं, बकलिंग चेक। तो बकलिंग चेक में क्या लिखा है, द एक्सटर्नल लोड और रिएक्शन FX ऑन अ स्टिफनर शुड नॉट एक्सीड बकलिंग रेजिस्टेंस FXD ऑफ द स्टिफनर। ठीक है, और क्लोज कौन सा यूज करना है, 8.7.1.5। और यहाँ पे सेकंड क्या लिखा है, वेयर द स्टिफनर ऑल्सो एक्ट्स एज इंटरमीडिएट स्टिफनर। अब यहाँ पे हम इंटरमीडिएट स्टिफनर तो प्रोवाइड कर ही नहीं रहे, तो ये वाला पोर्शन अभी हमें नहीं देखना है। अभी हमें ये क्या देखना है कि यही देखना है। उसमें क्या बोला है कि एक्सटर्नल लोड यानी कि जो भी हमारा फोर्स लग रहा है वहां पे, वो FXD से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा FX यहाँ पे क्या है, हमने एंड बेरिंग प्रोवाइड किया तो FX हो गया हमारा 991.2 किलोमीटर। Why? Because we have provide only end stiffener. तो एंड स्टिफनर क्या पर आएगा, एंड स्टिफनर हमारा आएगा सपोर्ट रिएक्शन पे। तो सपोर्ट रिएक्शन हमारा कौन सा है, 991.2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये FXD से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट मींस FX शुड बी लेस देन FXD, तभी हमारा चेक ओके होगा। FX शुड बी लेस देन FXD। आप उसको FX बोल सकते हो, FQD बोल सकते हो, ठीक है, जो भी बोलना है बोलो, पर यहाँ पे मीनिंग इसका यही होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे IS कोड में अलग नोटेशन दिया है, बुक में अलग नोटेशन दिया होगा, कोई रेफरेंस बुक आप यूज करोगे तो उसमें अलग नोटेशन दिया होगा, पर मीनिंग उसका यही है कि 991.2 जो सपोर्ट रिएक्शन है यहाँ पे हम जो चेक कर रहे हैं उससे ज्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब जब वेब बकलिंग की बात आती है तो फर्स्ट चेक कौन सा है हमारा, चेक फॉर बकलिंग। क्या है, चेक फॉर बकलिंग। तो अब यहाँ पे हमारी बात आई किसकी, बकलिंग की बात आई। ठीक है, तो बकलिंग की बात आए तो स्लेंडरनेस रेशियो इन्वॉल्व हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। अब स्लेंडरनेस रेशियो यानी कि वैल्यू ऑफ FCD वी हैव टू फाउंड, यानी कि हमारा चेक क्या हो गया, FXD इज इक्वल टू वेब कोर एरिया इनटू FCD।
ये हमारा हो गया। ठीक है, यानी कि कोई इक्वेशन हो गया एरिया इंटू एफसीडी। ओके, ये हो गया हमारा एफ एक्स डी का इक्वेशन एज पर आई एस 800 या एज पर डेफिनेशन फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। ये हो गया हमारा स्ट्रेस और ये हो गया हमारी एरिया। दिस इज अवर एरिया एंड दिस इज अवर स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ओके, नाउ एरिया में कौन सा फाइंड करना है? तो यहाँ पे पहले से हमने फिगर ड्रॉ करके रखी है मैंने आपके लिए। ये हमने स्टिफनर प्रोवाइड की है, कौन सा? ये हमने स्टिफनर प्रोवाइड किया था 220 mm। ये भी हो गया 220 mm और इसकी थिकनेस हो गई हमारी 12 mm। ठीक है, अब यहाँ पे भी एरिया कंसीडर होगा, कौन सा होगा? 20 TQ वाला 240 mm। ठीक है, क्योंकि वेब एरिया में बकलिंग कहाँ तक होता है वो तो हमने एस पर 8.7.1.5 है। इसमें आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ 8.7.1। ये रहा देखो 8.7.1.5। ठीक है, इसका एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ तो आपको पता चल जाए। ठीक है, 8.7.5 में क्या बोला है यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, द बकलिंग रेजिस्टेंस एफक्यूडी शुड बी बेस्ड, देखो यहाँ पे एफक्यूडी लिखा है, यहाँ पे एफएक्सडी लिखा है, मींस नोटेशन कोई भी हो मीनिंग एक होता है। डिजाइन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस एफसीडी ऑफ अ स्ट्रट कर्व सी, यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि कौन सा सेक्शन यूज करना है, क्लास सी यूज करना है। द रेडियस ऑफ गायरेशन बी टेकन अबाउट द एक्सिस ऑफ पैरेलल टू द वेव। ठीक है, द इफेक्टिव सेक्शन इज द फुल एरिया और कोर एरिया। क्या लिखा है? द इफेक्टिव सेक्शन इज द फुल एरिया और कोर एरिया, तो हमें यहाँ पे कोर एरिया कंसिडर करना है। तो अब कोर एरिया कौन सा हो गया? तो हमारा कोर एरिया हो गया ये वाला पोर्शन। देखो, यहां से स्टार्ट होता है इतना और यहां से स्टार्ट होता है इतना। ठीक है, ये पोर्शन, ये पूरा एरिया हमें कंसिडर करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या और बोला है? Together with an effective lead on wave on each side of the center line of the stiffener limited to 20 times the wave thickness। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो वेव एरिया है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 20T होगा। तो 20TQ क्या हो गया? 20 × 12। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये हो गया हमारा 20TQ विच इज 20 × 12 विच इज 240 mm। इतना तो हमें कंसिडर करना ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम फुल कंसिडर करेंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखो, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं कहते पर सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने 220 mm स्टीफनर प्रोवाइड किया है, पर हमने कंसिडर कितना किया है? 14TQ तक किया है। 14TQ यानी कि 14 × 12 विच इज 168 mm। इतना इनफ है, क्योंकि हमें लास्ट स्टेप में देखा था, जो आपको नहीं पता हो तो आप लास्ट लेक्चर देख लेना। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यहाँ पे कि डिजाइन बेरिंग स्टिफनर यानी कि लोड कैरिंग स्टिफनर हम प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें दो कंडीशन होती है, 14TQ और 20TQ। मिनिमम 14 होता है, मैक्सिमम 20TQ होता है। पर अगर हम उसे प्लेट एज्यूम 14 और 20 के बीच में करते हैं, 14TQ और 20TQ के बीच में, तो मिनिमम कंसिडर करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे 22 mm जो कंसिडर 220 mm जो कंसिडर किया है, ठीक है, वो किसके बीच में आता है? 168 और 250 के बीच में आता है। तो उसमें मिनिमम वैल्यू हमें कंसिडर करनी होती है, तो मिनिमम वैल्यू हमने 168। इट मीन्स जो इफेक्टिव पोर्शन होगा वो इतना ही होगा, इतना होगा 168 जितना ही होगा। भले हमने प्रोवाइड किया है उसे 220 mm, बट इफेक्टिव पोर्शन कितना होगा? 160 mm जितना ही होगा। तो ये हो गया 168 mm, ये हो गया 168 mm। ठीक है, पर लिया हमें 220 mm ही है, पर इफेक्टिव जितना इफेक्ट होगा बकलिंग पोर्शन वो 168 ही कंसिडर किया। मीन्स हमें जो इफेक्टिव कोर एरिया जो निकालना है वो इतना निकालना है। इतना एरिया हमें चाहिए। ठीक है, वो क्या है? हैचिंग किया हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एरिया ऑफ वेव।
या कोर एरिया भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो ए एरिया हो गया वो वेब कोर एरिया, जो वो हमने जो फिगर में दिखा है उतना कंसिडर होगा। तो कितना होगा हमारा एरिया? तो लेट अस कैलकुलेट द एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वेब कोर एरिया। तो वेब कोर एरिया ए हमारा कितना होगा? तो यहां देख लेते हैं, 168 इंटू 12। तो ये एरिया मिल गया हमें। मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये एरिया मिल गया। ठीक है। और 240 इंटू 12 उसे भी ऐड कर देंगे तो हमें ये एरिया मिल गया। ओके। तो लेटस दी 168 इंटू 12 इंटू 2, यानी कि दो स्टिपनर उस साइड और इस साइड, प्लस 240 इंटू 12। तो हमें मिल गया है पूरा एरिया। तो लेट अस चेक हाउ मच एरिया इज कमिंग। 168 इंटू 12 इंटू 2 प्लस 240 इंटू 12। So area is our coming is 6912 mm स्क्वायर। ओके, इसमें कोई डाउट आपको? इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो हमें मिल गया 6912 स्क्वायर, मिल गया 6912 स्क्वायर। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एफसीडी। तो फॉर एफसीडी वी नीड द वैल्यू ऑफ के एल बाई आर। ओके। यहाँ पे के एल हमें पता है कि अगर के एल यहाँ पे क्या है, शुड बी टेकन एज 0.7 टाइम्स द लेंथ एज पर 8.7.1.5। क्या लिखा है यहाँ पे? एफ क्यू डी शुड बी टेकन एज 0.7 टाइम्स द लेंथ ऑफ द स्टिपनर। तो के एल हमारा हो गया 0.7 डी बाई आर। ओके। इट मीन्स द इक्वेशन माइट बी रिटन एज लाइक दिस, KL by R is equal to 0.7 D by R. As per IS 800 2007 close 8.7.1.5 पेज नंबर 65। ओके। ये हमारा हो गया 0.7 डी, यानी कि इफेक्टिव डेप्थ वो तो 1400 ही है फिक्स। ठीक है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है क्या? आर। वी हैव टू फाइंड आर। तो आर इज इक्वल टू इक्वेशन, आर इज इक्वल टू वॉट? अंडर रूट आई बाई ए। ए हमारे पास ए हमारे पास हो गया है। अब हमें चाहिए ओनली आई। तो आई इज इक्वल टू वॉट? तो ये जो पूरा सेक्शन हमने ड्रॉ किया, जब मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये 168 168 mm में है। ये बीच का पोर्शन हो गया 12, ये हो गया 12 mm, ये हो गया 240। ओके। इतने पोर्शन का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये पोर्शन का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? आई इज इक्वल टू, वी नो द इक्वेशन इज आई इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12। ओके। तो ये हम पूरा बी ले लेते इतना, पहले इसका निकालते हैं। तो पूरा बी ले लेते हैं और इसे हम बोलते हैं डी। ठीक है। तो पूरा बी ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये पोर्शन बी डी क्यूब बाई 12। ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? दो पोर्शन हो जाएगा। तो देखते हैं, पहला पोर्शन ये रहा कि बी यानी कि 168 प्लस 12 प्लस 168, ये पूरा हो गया 168, ये प्लस 12 प्लस 168, ये पूरा हो गया हमारा। ठीक है। इंटू 12 क्यूब थिकनेस डिवाइड बाय 12, एक ये हो गया, प्लस ये हो गया बी और ये हो गया डी। 240 इंटू 12 क्यूब डिवाइड बाय 12। पता चला कैसे मैंने आई कैलकुलेट किया?
पहला ये बी हो गया, ये डी हो गया, फिर ये बी हो गया, डी हो गया, एक्सेस चेंज हो गई। ठीक है, तो बी और डी बी चेंज हो गए। तो अब देखते हैं कितना है, 168 प्लस 168 प्लस 12 इंटू 12 क्यूब डिवाइड बाय 12। सॉरी 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 सॉरी, एक्सिस चेंज नहीं होगी, फिर से मैंने गलती कर दी। यही आएगा बी और डी, ये होगा बी और ये होगा डी। माय मिस्टेक, एक्सिस तो सेम ही रहेगी ना, तो बी डी कहाँ से चेंज हो गए। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये वैल्यू जो है ये ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 बी डी क्यूब बाई 12। इसका डेप्थ का वो हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस चेक। 168 प्लस 12 प्लस 168 होल रेस्ट टू 3 इंटू 12 डिवाइड बाई 12। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 42.14 इंटू 10 रेस्ट टू 6 प्लस 240 इंटू 12 क्यूब डिवाइड बाई 12, 34.56 इंटू 10 रेस्ट टू 3। ओके, तो टोटल वैल्यू ऑफ आई क्या आ गई, तो टोटल वैल्यू ऑफ आई प्लस 42.14 इंटू 10 रेस्ट टू 6। तो आगे आंसर हमारा 42.17 इंटू 10 रेस्ट टू 6 mm4। आई की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, यू हैव टू kept in mind the unit. If you don't write the unit, the marks will automatically get cancelled. Okay, अब यहाँ पे हमें आई की वैल्यू मिल गई है, तो अब हमारे पास एरिया भी है, तो हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट आई अपन ए। इट मीन्स अंडर रूट 42.17 इंटू 10 रेस टू 6 डिवाइड बाय 6912। द वैल्यू वी गेट 78.11। 78.11 mm। यहाँ पे क्या मिलेगा, 78.11 mm the value of r। Okay, so we get the value of r। Now we can put this equation into fcd kl by r, and we will get the value of fcd by using table number 9c। So let us find the value of fcd। So fcd is equal to what, 0.7d अपन r। तो 0.7d यानी कि 0.7 इंटू 1400 डिवाइड बाय 78.11, विच वी गेट 12.54। 0.7d by r, kl by r, sorry, kl by r, it is kl by r। अब now using table 9c page number 42 IS 800 2007, we will get the value of FCD। So let us take the table from file. Where is our table? Here it is, our table। Okay, now here the value of KL by R is equal to how much we get, KL by R is equal to 12.54 mm, 12.54। So 12.54, it comes between 10 and 20, and we have Fy is equal to 250, so it is 227 and 224। So for 10 it is 227, and for 12 it is 224। We need to find it for 20। For 20 is equal to 224, we need to find for 12.54।
व्हाट इज द वैल्यू? सो लेट अस टेक गैप 10 और 20 का गैप कितना हो गया 10, एंड 227 एंड 224 का गैप कितना हो गया 3, और ये दोनों का गैप कितना हो गया तो 2.54। तो 2.54 into 3 divide by 10, so we get the answer is 0.762. This method is called interpolation method. What? Interpolation. उसमें हमने एक्स्ट्रापोलेशन किया था क्योंकि उसमें हमारे पास एक वैल्यू नहीं थी, ठीक है, पर इसमें हमारे पास दोनों, इसलिए इसे हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। नाउ 10 से 20 की तरफ हम जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है कि डिक्रीज? डिक्रीज हो रही है, तो वी हैव टू माइनस। सो फॉर 10 इज इक्वल टू 227, so for 12.54 is equal to 227 minus 0.762, 227 minus 226.23 हमारा आ गया FCD. So now we get the value of FCD, we get the value of FCD, and we get the value of area. Now we can find FXT, area into FCD. So let us find FXT is equal to, now we can find FXD. Okay, FXT is equal to area into FCD. Area we have 6912, FCD we have 226.23. So we get the answer 1563.75 into 10 raised to 3 Newton. The final is 1563.75 kilonewton. That we get the value for FXT. We get the value for FXT. So as per IS code, here Fx is equal to 991.2, which is our support reaction, which is less than Fxd, is equal to 1563.75 kilonewton. So our check is okay for buckling. Here web buckling is okay. You have defined the check. So hence it is safe in buckling. Hence we can write the statement here that hence it is safe in buckling. ओके, सो ऐसे हम इस तरह से बकलिंग का चेक कर सकते हैं। नाउ अनदर चेक विच इज बेरिंग चेक, वी हैव टू डू इट, वी हैव टू डू बेरिंग चेक। यहाँ पे हमें बेरिंग चेक करना है, तो बेरिंग चेक के लिए क्या लिखा गया है, तो लोड कैरिंग web stiffener should also be sufficient size that the bearing strength of stiffener FPSD given below is not less than। अब इसका सफिशिएंट साइज पे चेक करना है कि हमने जो फुल्ली साइज प्रोवाइड की है, ठीक है, वो भी बेरिंग में ओके हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमें इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे पेज नंबर 68। इक्वेशन क्या है, FPSD is equal to AQ into FYQ divide by 0.8 into gamma m0 divide by 0.8 into gamma m0. Now AQ is what? FQ, Fx to external load or reaction, Fx यानी कि then the load transfer Fx, तो Fx यानी कि तो हमें तो पता ही है क्या है 991.2 किलो न्यूटन। एफ आ जाए तो समझ लो सीयर की बात हो रही है और फोर्स की बात हो रही है। फोर्स यहाँ पे एक ही है, सीयर फोर्स जो हमने फाइंड किया वही। मोमेंट है जो है, दो ही चीजें हमारे पास, सीयर है और मोमेंट है। तो एफ होगा, फोर्स होगा तो सीयर वाई आएगा, जो मैक्सिमम होगा वही कंसिडर होगा, तो 9912 ही होगा। यानी और अदर होगा तो लोड होगा, तो लोड कहाँ पे कंसिडर होगा, वो तो आईटीएस पे कंसिडर होगा। तो अभी हमने आईटीएस प्रोवाइड किया ही नहीं है, तो एंड स्टिफनर प्रोवाइड किया, तो हमारा फोर्स एक ही होगा 991.2 किलोन्यूटन, इसलिए उसमें ज्यादा सोचने का नहीं होता। Now AQ is what? Area of the stiffener in contact with the flange.
तो अब हमारी फ्लेंज जो ऊपर होगी, ये हो गया हमारा वेब पोर्शन, और ये हो गया हमारा स्टीफनर जो हमने प्रोवाइड किए है। ठीक है, तो ये हो गया 220 mm, ये हो गया 220 mm। याद रखना हमने स्टीफनर तो 220 mm का ही प्रोवाइड किया है, बट कंसीडर हम 168 इफेक्टिव एरिया कर रहे हैं क्योंकि वो लोएस्ट है। ठीक है, उसमें ही हमारा सक्सेस हो गया है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है कि प्लेट को कम किया जाए। 220 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 168 में वो सक्सेस चला गया है, वो इफेक्टिव एरिया है, उतने में इफेक्ट हो रही है, पर हमें कंसिडर 220/12 mm की ही करनी है प्लेट। ठीक है, जो स्टीफनर प्लेट है हमारी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एरिया ऑफ स्टीफनर इन कांटेक्ट विद द फ्लेंज। अब इसके ऊपर फ्लेंज पोर्शन आएगा ऐसे, आई सेक्शन का। ठीक है, अब मैं सामने से आपको दिखाऊं तो ऐसा होगा। ये हो गया हमारा प्लेट गर्डर, आई सेक्शन। ठीक है, प्लेट ही है तो इसमें गैप नहीं आएगी। ठीक है, अब जो हमारा स्टीफनर जो कनेक्ट हो रहा है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एंड स्टीफनर। ओके, अब ये इसकी विड्थ है हमारी 220 mm, और थिकनेस 12 mm। तो इतना पोर्शन जो है वो हमारा एरिया फ्लेंज के साथ कनेक्ट होगा इतना। तो ये हो गया जो कनेक्शन पोर्शन है उसका फ्लेंज एरिया, एरिया ऑफ स्टीफनर इन कांटेक्ट विद द फ्लेंज। ठीक है, तो इन कांटेक्ट में कितना पोर्शन होगा, 220/12 प्लस 220/12, उतना ही होगा कांटेक्ट में। तो वो एरिया हमारा कंसिडर हो गया। तो एरिया क्या हो गया हमारा, AQ इज इक्वल टू 2 × 220 × 12, इतना हमारा एरिया हो गया। ओके, कितना हो गया, 2 × 220 × 12, तो हमारा एरिया हो गया 2 × 220 × 12। तो एरिया हो गया हमारा 5280 mm²। ठीक है, अब हमारा एक्चुअल एरिया ये सिचुएशन के मुताबिक इतना हो रहा है। ठीक है, बट कभी कोई बुक में ऐसा दिया होगा कि उन्होंने, ये समझने की बात है, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा कि जब भी ये प्रोवाइड कर रहे होंगे तो उन्होंने स्टीफनर को है ना थोड़ा सा पॉइंटेड किया होगा यहाँ से ऐसे। पॉइंटेड करने की वजह ये होती है कि वेल्डिंग अच्छे से हो जाए, कि वेल्डिंग में बाहर की साइड ना दिखे, ये पोर्शन में हम वेल्डिंग कर सके और अटैचमेंट हो जाए। इसका मीनिंग होता है यहाँ पे पॉइंटेड करने का होता है। तो ये पॉइंटेड करने की जो स्पेसिंग हम यहाँ पे देते हैं इतनी, उसे हम बोलते हैं चेम्फर। क्या बोलते हैं, चेम्फर। दोनों साइड दिए थे, वो चेम्फर हम एज्यूम करनी होती है थिकनेस, तो हमने एज्यूम की होती है 15 mm की। 12 to 15 mm हम एज्यूम कर सकते हैं। हमारी प्लेट की साइज से कम नहीं होना चाहिए, प्लेट की थिकनेस से। ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो 12 to 15 mm हम एज्यूम करते हैं। कहाँ से एज्यूम करते हैं, 12 to 15 mm हम एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे हमने चलो 15 mm एज्यूम कर ली। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या हो गया, एरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो एक क्यू क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 220 - 15, बोथ साइड 15 माइनस होगा क्योंकि वहां पे तो पॉइंटेड ही आ जाएगा, इसलिए पॉइंट ही गिना जाएगा। ठीक है, इंटू 12। तो हमारा एरिया क्या हो गया, अब उसके मुताबिक 220 - 15 × 2 × 12, 4920 mm²। दोनों चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार आप चैम्पर प्रोवाइड करो।
आपकी मर्जी, आपको प्रोवाइड करना हो तो करो, आपको प्रोवाइड नहीं करना है तो मत करो। ठीक है, चलो मैं प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि उसका एरिया कम है तो उसमें ही चेक कर लेते हैं कि उसमें पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इसमें पास हो गया तो विदाउट चैम्फर में तो पास हो ही जाएगा। तो वी आर गोइंग टू द लोएस्ट एरिया, तो आपकी भी तसल्ली हो जाए कि भाई ये पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो हमें एक क्यू मिल गया। तो हमारा इक्वेशन क्या था यहाँ पे? हमारा इक्वेशन यहाँ पे ये है कि एफ पी एस डी एक क्यू एफ वाई क्यू अपन 0.8 गामा एम जीरो। क्या है? एफ पी एस डी इज इक्वल टू एक क्यू इंटू एफ वाई क्यू अपन 0.8 गैमा एम जीरो। अब एक क्यू हमारा हो गया 4920। एफ वाई क्यू यानी कि नथिंग बट द 250 ईयर्स ट्रेंड। उसके भी अलग अलग नोटेशन है पर लिखा तो ईयर्स ट्रेंड ही होता है। अब 0.8 और गामा एम जीरो तो 1.10 है हमारा। तो देखते हैं कितना आंसर आता है। तो 4920 इंटू 250 डिवाइड बाय 0.8 इंटू 1.10। So our answer is coming 1397.72 into 10 raised to 3 Newton. Okay, which means FPST is equal to 1397.7 kilonewton. Okay, so here which is greater than Fx, which is 991.2 kilonewton. It means hence, okay, hence it is safe in bearing also. Hence it is safe in bearing also. Like this, we have completed two checks, check for buckling and check for bearing. So our stiffener which we have provided up to 20 mm by 12 mm is safe for both buckling and bearing. It means our section is very nice और very correct. अगर यहाँ पे अगर नॉट होके आता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो इफेक्टिव एरिया है वो बढ़ा दो। 168 यूज किया है, उसकी जगह 220 फुल्ली यूज करके चेक कर लो। ओके, उसमें सेफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्ट आएंगे वेल्डिंग प्रोसेस पे। सारे चेक्स क्लियर हो गए, सारी डिजाइन हो गई, अब सिर्फ हमें वेल्डिंग कनेक्शन करना है। तो वेल्डिंग कैसे करते हैं वो देखने के लिए हमें आपको अगला लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।